जरा से गुस्सा करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तुझे क्या मुझे पागल समझ रखा है? हा? मुझे सब खबर है कि मेरे इस घर से जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता है, सब मालूम है मुझे। अच्छा, 7 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है सिवाय दुख और तकलीफों के? मुझे क्या करना है क्या नहीं, किससे बात करनी किससे नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, यहाँ तक कि मेरी सासों को भी तुमने अपना मोहताज बना दिया है। और कुछ नहीं मिला तो अब मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हो। काश होती ऐसी मेरी किस्मत, कम से कम जीती तो सही में। पागल समझिए मुझे? पागल लिखा है मेरे चेहरे पर कि तू कुछ भी कहेगी और मैं मान लूंगा? नहीं मानूंगा मैं। और सुन, मैं ना नामर्द नहीं, इससे पहले कि तू अपना ये मुंह काला करे मैं तुझे ना। और तू कर भी क्या सकता है सिवाय गंदे और झूठे इल्जाम लगाने के? मेरा सच मेरे साथ है। तो मेरे घर में भी ये सब नहीं चलेगा, ये जान ले तू। पति पत्नी का रिश्ता आपसी भरोसे पर टिका होता है, और अगर दोनों में से कोई एक भी इस भरोसे को तोड़े तो फिर इस रिश्ते को टूटते भी ज्यादा देर नहीं लगती है। रामवीर को यकीन था कि उसकी पत्नी मेघना के किसी के साथ विवाहितर संबंध है, और यही बात इन दोनों के बीच हमेशा झगड़े और तनाव की वजह बनने लगी। अविश्वास वो चिंगारी है जो एक बार पैदा हो जाए तो फिर उसे भड़क कर आग बनते देर नहीं लगती। आखिर क्या वजह थी कि मेघना और रामवीर के बीच इतनी कड़वाहट और नफरत पैदा हो गई थी? क्यों आज ये दोनों इस मोड़ पर खड़े थे? ये जानने के लिए हमें इन दोनों की जिंदगी के कुछ महीनों पहले के पन्नों को पलटना होगा। पंखा चल रहा है? जी बहुत गर्मी लग रही थी। देख रहा हूं कि आजकल तुझे गर्मी बहुत लग रही है। तू कहे तो एसी लगवा दूं? ये टीवी, ये पंखा, ये सब ना बिजली से चलता है, और इसका बिल मैं भरता हूं, ना कि तेरा बाप। जिस तरीके से तुझे गर्मी लग रही है, अगर ऐसे हर किसी को गर्मी लगे तो हर कोई तो घर में ही बैठना चाहेगा, वो भी कुंडली मार के। ये टीवी पंखा ये सब जरूरतें की चीजें हैं, इसे हमेशा चालू मत रखा कर। जाके खाना परोस, ये अपना थोपड़ा दिखा के ना मेरा दिमाग मत खराब कर। इसको कौन उठाएगा? तेरा बाप? केवल दिमाग खराब कर। भैया 10 रुपए बाद में ले लेना। नहीं 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 मिलेगा। आज दे दीजिए। नहीं 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 मिलेगा। क्या हुआ, कितने पैसे देने हैं? 10 रुपए। ये क्या, आज भी 10 रुपए कम? 10 रुपए दे दिए, अब ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। ले बेटा, ये लीजिए। चल। रिक्शा? मौसी, पैसे कल लौटा दूंगी, वो मैं सोनू के पापा से लेना भूल गई। मैं तेरा हाल अच्छे से समझती हूँ बेटा। ये रामवीर भी न जाने कौन सी मिट्टी का बना है। अच्छी खासी लुगाई है, लेकिन ठीक से रखना ही नहीं जानता है। नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। कब तक उसकी गलतियों को छुपाएगी तू? मैं क्या, सारा मोहल्ला जानता है रामवीर कैसा है। जब से तू ब्याह के आई है ना, तुझे मैंने बेटी जैसे समझा है, इसीलिए तो तेरी चिंता लगी रहती है मुझे। चिंता की कोई बात नहीं मौसी, जहाँ प्यार होता है वहीं तो झगड़ा होता है ना। सोनू के पापा मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। अरे भैया रोक दो जरा। कितने पैसे हुए?
ये लो मौसी, आपका सामान। मैं चलती हूँ। अरे छोरी, अब यहाँ तक आई है तो भीतर आके चाय भी पी जा। सोनू स्कूल से आ गया होगा ना, और फिर उनके आने का भी टाइम हो रहा है। मैं चलती हूँ मौसी। अरे जसवंत, नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा भांजा है जसवंत। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। ठीक है। बेचारी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ सहती है, फिर भी अपने घर का कितना ख्याल रखती है ये। न जाने ये रामवीर को कब अकल आएगी। अब तू क्या देखने लग गया? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बुआ। तेरे बापू तो कभी इधर आते ही नहीं, है ना? भैया भैया वो 300 रुपए चाहिए थे, किताबें खरीदनी है। हाँ तो ले लेना बेटा। हाँ, पर नंबर इस बार भी अच्छा आना चाहिए था। मैं पूरी कोशिश करूंगी भैया। जा पास में नीचे रखा है, जाके ले ले। भाभी क्या हुआ आपको? मेरा पाँव फिसल गया, शायद मोच आई है। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए अभी मेडिकल स्टोर से बाम लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बाम लाने की। इस घर में अगर इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर पैसा खर्चा होने लगा तो इस घर का तो बेड़ा पार है। लेकिन भैया, भाभी को मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। तुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, जा। क्या रे, 2 कदम भी तुझसे ठीक से चला तो जाता है नहीं। क्या घूर क्या रही, कहाँ जाएगी? जा जाके ना गर्म पानी से सेक ले, 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगी। जा। ये कहाँ से लाई? मेडिकल स्टोर से। वो भैया ने जो पैसे दिए थे ना किताबों के लिए, उसी से। और अब किताबें कहाँ से आएंगी? भाभी, भैया से कह दूंगी और पैसे चाहिए किताबों के लिए, मना थोड़ी ना करेंगे। भाभी, भैया बुरे नहीं है। वो क्या है ना, एक तो उनकी छोटी सी नौकरी, ऊपर से हम सबकी जिम्मेदारी, शायद इसी वजह से बस थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही अच्छे पैसे आने लगेंगे ना, भैया फिर से अच्छे हो जाएंगे, सच में। जी आप? नमस्ते। वो हमारी प्रेस आपकी भाभी ले आई थी। भाभी, दुर्गा मौसी ने इस्त्री मंगवाई है, आप दे देना, मैं जा रही हूँ, उनसे ले लेना। हाँ? जी वो प्रेस।
ये सूजी 2 किलो क्यों? जी वो नीति और सोनू को सुबह सुबह शीरा पसंद है। और ये राजमा तो तू पिछले हफ्ते ही लेके आई थी। खत्म होने वाली है। हाँ तो खत्म हो जाए उसके बाद लेके आ। कौन सा राशन का दुकान बंद हो जाएगा? और ये गेहूं ना 25 किलो की जगह 15 कर, चना दाल 1 किलो, मसाला 250 ग्राम और चावल 10 नहीं 5 किलो में ना काम चला तू। लेकिन ये तो बहुत कम है, महीना भर चल ही नहीं पाएगा। हाँ तो फिर से लेके आ। राशन का दुकान बंद हो रहा है क्या? दिमाग केवल पैसा। चले जी वो 20 रुपए और चाहिए थे, वो आते वक्त रिक्शा का किराया। ओह तो रिक्शा से आएंगी या क्यों? राशन वाले का दुकान 10 कोस दूर है क्या? 2 गली छोड़ के पैदल नहीं आ सकती है तुम? और कौन सा तुझे पूरे मोहल्ले का राशन लेके आना है? राशन तो सिर्फ घर का लाना है, तू ला सकती है वो। जब मुंह खोलना ना तो सिर्फ पैसे के लिए खोलना, बचत तो जानती हो नहीं तुम। पागल है तुम। भाभी ये लीजिए, मैं सुमन के साथ उसकी गाड़ी में जा रही हूँ, आप रिक्शा से आना। भाभी से झूठ, मैं क्या तुझे जानती रही? और फिर सुमन तो जयपुर गई है, तू किसी की गाड़ी में नहीं जाएगी, ये तेरी बस का किराया, तू जा। लेकिन मैं अपने आप ले आऊंगी, एक एक करके ले आऊंगी। फिर क्या हुआ, चल तू जा, अभी देरी हो जाएगी, चल जा। अरे ये क्या, इतना सारा सामान, वो भी इतनी तेज धूप में। लाइए लाइए, मुझे कोई दीजिए। बात नहीं, अरे मुझे मैं ले दीजिए ना, जाऊंगी। दीजिए। चलो रिक्शा में चलो। रिक्शा की कोई जरूरत नहीं है, घर पास में ही है। आपको जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तो है ना। देखिए मैं वहीं रहता हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। चलिए आइए, चलिए ना। ऑटो। वैसे भुआ होती ना, वो भी यही करती, हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है, हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है उन्हें। मैं जानती हूँ, उनके होते हुए माँ की कमी कभी इतनी महसूस ही नहीं हुई। बहुत ख्याल रखती हैं वो मेरा। जी वो घर आ गया। भैया ऑटो रुका दो। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। जी मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इतना सामान है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये लौंडा पूरे मोहल्ले की मदद ऐसे ही करता है, या फिर तेरी मौसी के साथ साथ उसके भतीजे का भी तेरे लिए प्यार उमड़ना शुरू हो गया है? तो बोल दे। भाभी भाभी बहुत भूख लगी है, अगर खाना तैयार है तो दे दीजिए ना। अब रोज देरी से खाना खाने की आदत डाल। मैं तो कहूं भूखे मरने, क्योंकि अब तेरी भाभी का ध्यान किचन से ज्यादा कहीं और है। भाभी चलिए। नहीं माँ नहीं, अब और सहन नहीं होता है मुझसे। बिना बात बिना वजह के ताने सुन सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ। ये रिश्ता ना होकर एक बंधा सा बन गया है। घुटन होने लगी मुझे। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तू अपना देखने में लग रही है। एक बार रामवीर के बारे में सोचकर तो देख। एक अकेला इंसान, एक छोटी सी नौकरी, 4 लोगों को संभाल रहा है। ना कोई बाप दादाओं की पूंजी है, ना भाई या रिश्तेदारों का साथ। नीरा भी बड़ी हो गई है, विक्की की शादी, आगे सोनू की पढ़ाई, जिम्मेदारियों का बोझ इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है।
बेटा सुन रही है ना? हाँ माँ। मौसी, वहाँ मंदिर गई है सत्संग के लिए। ठीक है। कल के उनके ऐसे बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। वो आजकल काम का दबाव बहुत है ना, इसीलिए उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ था। वो तो खुद आना चाहते थे आपसे माफी मांगने के लिए, लेकिन आए नहीं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझसे क्या, वो कभी आपसे भी माफी नहीं मांगे, क्योंकि ना ही उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास था और ना ही होगा। बस मेघना, मैं अब आपकी जिंदगी को और खराब होते हुए नहीं देख सकता। जी हाँ, आपकी तकलीफ मुझे दर्द देती है। प्यार करता हूँ मैं आपसे। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मेरे दिल में उतर गई ना। जिसकी जिंदगी में आप होगी ना, उसकी जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर ये बात रामवीर नहीं समझ सकता तो उसे तुम्हारा पति होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा मेघना, तुम्हें जिंदगी की हर एक खुशी दूंगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेघना, और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं सिर्फ अपने परिवार से प्यार करती हूँ। अपने आप को धोखे में मत रखो मेघना, तुम्हें भी जीने का हक है, तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। मैं ही तुम्हारी खुशी हूं। हाँ मेघना। पानी दे। अरे लाएगी? जी ला रही हूँ। ला रही हूं नहीं, लेके आओ। जी आई, अभी सब्जी चढ़ाइए, बस आई। छोड़ सब्जी वब्जी, अभी आओ। क्या रे, आजकल देख रहा हूं कि तेरे तेवर बड़े बदले बदले हैं। मुश्मुंडे लौंडे का असर होता है तुझ पे। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने जरा सी हमदर्दी क्या दिखाई आपने? आपने तो बात ही पकड़ ली। पकड़ तो लेता हूं मैं। चेहरे को ना ज्यादा भोला मत बना। मुझे अच्छे से पता है कि आजकल तेरे इस मन में किस तरह के सपने हिलोरे खा रहे हैं, मालूम है मुझे। समझे? इस तरह से गुस्सा करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तुझे क्या मुझे पागल समझ रखा है? हा? मुझे सब खबर है कि मेरे इस घर से जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता है, सब मालूम है मुझे। अच्छा, 7 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है सिवाय दुख और तकलीफों के? मुझे क्या करना है, क्या नहीं, किससे बात करनी, किससे नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं, यहाँ तक कि मेरी सासों को भी तुमने अपना मोहताज बना दिया है। और कुछ नहीं मिला तो अब मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हो। काश होती ऐसी मेरी किस्मत, कम से कम जीती तो सही में। पागल समझिए मुझे? पागल लिखा है मेरे चेहरे पर कि तू कुछ भी कहेगी और मैं मान लूंगा। नहीं मानूंगा मैं। और सुन, मैं ना नामर्द नहीं। इससे पहले कि तू अपना ये मुंह काला करे, मैं तुझे ना जान से मार दूंगा। और तू कर भी क्या सकता है सिवाय गंदे और झूठे इल्जाम लगाने के? मेरा सच मेरे साथ है। ना तो मुझे किसी को जताने की जरूरत है, ना ही किसी को समझाने की। समझा? तो मेरे घर में भी ये सब नहीं चलेगा, ये जान ले तू। वैवाहिक संबंधों की इमारत पति पत्नी के परस्पर प्रेम, विश्वास और इज्जत पर टिकी होती है। लेकिन जहां इनकी जगह शंका, रोक टोक और एक दूसरे के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी आ जाए, तो फिर इस इमारत को डगमगाते देर नहीं लगती। और यही हो रहा था रामवीर और मेघना के जीवन में। रामवीर का यह व्यवहार मेघना को लगातार उससे दूर करता जा रहा था, और शायद रामवीर को खुद इस बात का एहसास नहीं था कि उसका व्यवहार
एक दिन उसके जीवन को किस खतरनाक मोड़ तक ले जाएगा। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती मेघना। चलो हम कहीं भाग चलते हैं, जाके शादी करेंगे और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे। नहीं जसवंत, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मेघना? क्या तुम नहीं चाहती कि उस घर, उस इंसान से तुम्हारा छुटकारा हो? उसके अलावा भी कुछ रिश्ते हैं। मेरी बहन, प्यारी ननन, मेरा ऐसे करने से सजा उनको मिलेगी। कौन थामेगा उनका हाथ शादी के लिए? मैं इस तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि हमें अपना रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। मेघा, बस निकल जाओ इधर से, चली जाओ। जसवंत रुक जा, रुक जा जसवंत, मैंने कहा था ना तेरे को, हमारी बात नहीं सुनेगा तू। रुक जा, कोई जरूरत नहीं जाने की, रुक जा, चल अंदर चल, चल मैंने कहा। शादीशुदा होते हुए भी प्यार के लिए तरस रही मेघना का पैर जरा सी हमदर्दी मिलते ही फिसल गया। उसे जो अच्छा लगा उसने किया, लेकिन अपने इस कदम की वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में अपराध बोध भी था और इसीलिए उसने जसवंत से अलग होने का फैसला किया। लेकिन कदम बहकना जितना आसान होता है, बहके कदमों को संभालना उतना ही मुश्किल। तो अब क्या होगा मेघना के साथ? क्या वो निकल पाएगी रिश्तों के इस भंवर से, वो भंवर जो खुद उसकी करनी का ही परिणाम था? चलो भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मेघना, मेघना, मौसी, बेटी माना था मैंने तुझे और ये सिला दिया तूने। जसवंत मेरा एक लौता भांजा है और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुझ जैसी छोरी उसकी जिंदगी बर्बाद करे। अगर ये बात समझ में आ रही है ना तो ठीक है, वरना जो बची कुछ खुशी है ना तेरे घर की, वो भी नहीं रहेगी। कुछ कह रही थी दुर्गा मौसी? बोल 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 जल्दी बोल क्या? बहुत घबरा रहा है, ना जाने क्या होने वाला। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दुर्गा मौसी का बहुत डर लग रहा है मुझे। कल ना जाने उससे क्या बात कर रही थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाई और वो भी आजकल चुप से हो गए। देखो, मैंने सब सोच लिया, तुम थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे घर जाना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप चले जाऊँ। अरे मैं छोड़ देता हूँ, चलो चलो। हाँ, आराम से आराम से। कहाँ गया था? बस यहीं गया था। मैंने तुझे मेघना के घर से निकलते हुए देखा है। अच्छा अच्छा, हुआ रुको, बात समझने की कोशिश करो। अब ना कुछ समझने को बचा है ना सुनने को। अगर बुआ की बात नहीं माननी ना तो बुआ को अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मैं तुझे अगर यहाँ से हिला भी दूं। बुआ, मेघना, मेघना, मेघना,
मौसी, अरे मौसी हाँ, मत बोल मौसी मुझे। समझाया था ना तुझे, जसवंत से दूर रहे, समझ में नहीं आया तेरे? तेरी जैसी लुगाई मैंने आज तक नहीं देखी। मौसी क्या हुआ है? कुछ नहीं, तू अंदर जा, अंदर जा। पर भाभी, मैंने कहा ना तू अंदर जा। एक बात कान खोल के सुन, जसवंत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मौसी, बहुत ही ढीठ लुगाई है, न लोक लाज इज्जत किसी की परवाह नहीं है। आज तक मैं रामवीर को दोष देती आती थी, लेकिन मुझे क्या पता था ये दोष मुझ पर ही भारी पड़ेगा। पता नहीं कितने लोगों के साथ रंग रलियां बनाती है। बस बुआ, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। दोषी वो नहीं मैं, क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे और शादी करना चाहता हूं। ये क्या कह रहे तू? होश में भी है? हाँ, होश में हूं, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मेघना उस घर में अब नहीं रहेगी। अरे क्या जादू कर दिया उस छोरी ने तेरे ऊपर? जानता भी है वो ब्याहता है रामवीर की, और एक बच्चे की माँ भी है। तुम्हारे इस रिश्ते को समाज कभी नहीं अपनाएगा। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ मेघना चाहिए। तुम्हें परवाह नहीं तो ना सही, लेकिन मैं परवाह करती हूँ, और मेरे जीते जी मैं तुम्हें ये पाप कभी नहीं करने दूंगी। ये आपकी पत्नी का है? आपकी पत्नी की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। शिनाख्त के लिए बताइए कि क्या ये ज्वेलरी उन्हीं की है? हाँ, ये मेघना का ही है। मेघना अच्छी लड़की थी, रामवीर उस पर बिना बात गुस्सा किया करता था। आप जानते हो मेघना के बारे में? साहब, आए दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता था, नर्क बना दिया था उसने इस बेचारी का जीवन। सजा तो मिलनी चाहिए। रामवीर, रामवीर, रामवीर नीचे आओ, नीचे आओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है, अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए। चलो। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूं चलो। कई बार इंसान अपनी परेशानियों से तंग आकर उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए अपने आप को खत्म करने का फैसला कर डालता है, जो कि एक बेहद गलत फैसला है। न सिर्फ नैतिक रूप से, बल्कि यह कानूनन भी अपराध है। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना या मजबूर करना इससे भी बड़ा अपराध है, और इसके लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। तो आखिर कौन था मेघना की मौत के लिए जिम्मेदार? उसकी मौत के लिए कोई दोषी था, या उसकी मौत में अब भी कोई राज छिपा था? सोनू, थोड़ा सा खा ले सोनू। नहीं, मम्मी देगी। देखो, तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो मम्मी कैसे आएगी? सोनू, थोड़ा सा खाना खा लो बेटा। मैं पापा के पास जाना है। जाएंगे ना, पापा के पास जाएंगे। तू पहले थोड़ा खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, पापा का है। भैया, सोनू आपको और भाभी को बहुत याद करता है। अब तो समझाने पर भी नहीं समझता, दिन भर बस आप दोनों से मिलने की रट लगाए रखता है। जानता, महीनों हो गया मुझे, पर ये लोग मुझे बेल ही नहीं दे रहे। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक लॉयर से बात की है, वो जल्दी आपको बेल दिलवा देंगे। पता नहीं मेघना ने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मैंने कभी उसे समझा ही नहीं और ना ही समझने की कोशिश की, और आज जब वो नहीं है तो उसके ना होने का एहसास कर रहा हूं। मैं उसे वो प्यार दे ही नहीं पाया। काश दे पाता। मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। मैं ही उसके मौत का जिम्मेदार। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। झगड़े तो आप दोनों के बीच पहले भी हुआ करते थे, पर इस वजह से भाभी इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। मैं समझा नहीं। और वजह? उस दिन दुर्गा मौसी आई थी घर पर, और भाभी का और दुर्गा मौसी का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। वो बार बार भाभी से जसवंत से दूर रहने के लिए कह रही थी, काफी बुरा भला भी कहा उन्होंने। कई दिनों से मुझे भी लग रहा था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और मैं कभी भी उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए कई दिनों से मैंने उसे बुरा भला कहना भी बंद कर दिया। पर आज जब तुम कह रही हो तो
जरूर कोई बात तो जरूर थी। सर मैं सच कह रही हूँ, भैया भाभी के बीच झगड़े तो रोज हुआ करते थे, पर मेरे भैया इतने बुरे भी नहीं थे और मेरी भाभी ये बात अच्छे से जानती थी। और सर आप ही सोचिए, कोई झगड़े की वजह से इतना बड़ा कदम थोड़ी ना उठाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, कोई झगड़े की वजह से सुसाइड नहीं करेगा, लेकिन यही झगड़े अगर रोज के हो तो इंसान अच्छा बुरा नहीं सोचता, जो कि तुम्हारी भाभी ने किया। और हस्बैंड अगर इतना टॉर्चर करे तो वाइफ तो सुसाइड करेगी ना। नहीं सर, मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो तुम्हारा मतलब है किसी और ने मारा है तुम्हारी भाभी को? मारा या नहीं ये तो नहीं पता सर, पर वो जो कोई भी है वो मेरी भाभी की मौत का जिम्मेदार जरूर है। कौन? सर यही है दुर्गा मौसी का घर। या तो ताला लग रहा है। सर आसपास में चेक करते हैं। चलो। सुनिए, वो दुर्गा मौसी जो वहाँ रहती है कहाँ गई है वो? पता नहीं, मेघना सुसाइड के दिन से ही लापता है। सर मैंने कहा था ना आपसे। आप चिंता मत करो, हम ढूंढ ही लेंगे, आखिर बच के जाएगी कहाँ। दुर्गा मौसी कहाँ है ये सिर्फ एक इंसान बता सकता है, जसवंत। कौन जसवंत? उनका भांजा लखनऊ में रहता है, अक्सर हमारे घर आता रहता था, उसे जरूर पता होगा। जी वो दुर्गा बुआ घर में लॉक लगा हुआ है, कुछ पता कर गई है आपको? उसने ऐसा क्यों किया, एक बार सोचा तो होता। एक नेबर के लिए ऐसे इमोशंस, कुछ समझ में नहीं आया हमें, कुछ बताना पसंद करोगे? मैं सब बताता हूँ, बस मेघना के बारे में कोई गलत ना सोचे। आप बोलते जाओ, लड़की की इज्जत का ख्याल हमें भी है और ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहेगी, बस बताते जाओ। मेघना को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। रामवीर का मेघना की तरफ व्यवहार अच्छा नहीं था, उसकी तकलीफ मुझे दर्द देती, तो मैंने डिसाइड किया कि उसे इस नर्क से निकालूंगा और उससे शादी करने का फैसला किया। लेकिन बुआ को यह सब मंजूर नहीं था। मैंने बुआ को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उस बीच मुझे लखनऊ जाना पड़ा। मैंने सोचा वापस आकर बुआ को मना लूंगा, लेकिन इसका मतलब मेघना की मौत के पीछे रामवीर का नहीं, दुर्गा का हाथ है? जी नहीं सर, बुआ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर लापता क्यों है? और ठीक मेघना के सुसाइड वाले दिन से ही कैसे? तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में? नहीं सर, मैं तो लखनऊ में था और बुआ के पास कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं। मैं जब जाता था तभी उनसे बात हो पाती। जसवंत के उस एक बयान ने पुलिस की तफ्तीश का रुख ही बदल कर रख दिया। अब पुलिस को दुर्गा की तलाश थी और उसके मिलने पर ही पता चल सकता था कि मेघना की यह मौत आत्महत्या थी या फिर किसी सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। लेकिन पुलिस को दुर्गा का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस दुर्गा को तलाश जरूर रही थी, लेकिन उसके शक की सुई अब भी रामवीर पर ही टिकी थी। लेकिन नीरा को अपने भाई की बेगुनाही का पूरा यकीन था। क्या? दुर्गा मौसी? सर अनिल भैया ने फोन पर यही पता बताया, जसवंत यही रहता है। लेकिन ऊपर तो जाकर आए, ऊपर तो लॉक लगा हुआ है। सर पड़ोसी से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब, वो जसवंत यही रहता है ना? यहीं ऊपर आता था, अब नहीं रहता। अब नहीं रहता। इनमें से किसी को देखा है तुमने? सर इस आदमी को तो देखा है, लेकिन इसके साथ इस औरत को कभी नहीं देखा। इनमें से किसी को देखा है तुमने? हाँ, ये तो जसवंत है, मेरी दुकान में चाय पीने आता है, लेकिन इस औरत को कभी नहीं देखा इसके साथ। मैंने सुना है वो यहाँ से जा रहा है, उसके घर का भी सौदा हो गया है,
2-3 दिन में जाने वाला है। कलेजे को ठंडक मिल गई, बेमतलब के परेशान कर रखा है पुलिस को। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि दुर्गा मौसी और जसवंत इस चीज से जुड़े हुए हैं। आप मेरा विश्वास करके तो देखिए। और कितना विश्वास करोगी मैडम जी, पुलिस को अपने हिसाब से काम करने दो। और हाँ, अब फोन तभी करना जब सच अपनी आंखों से देख ना लो। अपने भाई को बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकालने का जुनून सवार था नीरा के सर पर, और अब सिर्फ जसवंत ही था जो इन सारी कड़ियों को जोड़ सकता था। यह पहेली जसवंत के सिवा और कोई हल नहीं कर सकता था। इसीलिए नीरा जसवंत की हर गतिविधि पर पैनी निगाह जमाए हुए थी। आप जल्दी आइए, मैं यहाँ पे चांद पोल के पास नागा नगरी में हूँ। भाभी, भाभी, इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी भाभी है, मेघना। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा नाम मेघना नहीं, मेरा नाम रेखा त्रिवेदी। सर ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा ना, मेरा नाम मेघना नहीं है, मेरा नाम रेखा त्रिवेदी है, वाइफ ऑफ जसवंत त्रिवेदी। सर ये झूठ बोल, सर वो रहा जसवंत, पकड़ लीजिए इसे। कांस्टेबल पकड़ो उसे। पकड़ो, चलो ले जाओ इसे। चल। बहुत गेम खेल लिया मिसेस मेघना, बता सर मैं आपको सब सच सच बताता हूं सर। मुझे मेघना को देखते ही प्यार हो गया था। मेरे लिए उसे चाहना ही काफी था, लेकिन जब मैंने रामवीर के बुरे व्यवहार को जाना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं मेघना को सपोर्ट करने लगा। मेघना को भी शायद सच्चे प्यार की तलाश थी जो उसे मुझ पे मिली। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दुर्गा बुआ, उनको हमारे बारे में पता चल गया और सब स्थिति बिगड़ती चली गई। मैंने मेघना से शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेघना लोग लाज के डर से अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
पर मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। आखिर हमने रास्ता निकाल ही लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है जसवंत। दुर्गा मौसी ने धमकी दी है, अगर उन्होंने रामवीर को कुछ बता दिया ना तो मुझे जान से मार देगा वो। ठीक यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाए और अपने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। नहीं मेघना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता और ना ही तुम्हें इस हालत में छोड़ सकता। ठीक है, तो मेरा मरना ही ठीक होगा। क्या बोल रही हो तुम मेघना? हाँ, मुझे मरना होगा जसवंत, मुझे मरना होगा। मुझे मरना होगा, लेकिन सिर्फ इस दुनिया के सामने। मौत के बाद मुझे कोई याद करने वाला तो है नहीं। रामवीर और इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी झूठी मौत का नाटक रचना ही होगा। और उसके बाद हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन मेघना, अगर तुम सुसाइड करती हो तो तुम्हारी डेड बॉडी का क्या होगा? मतलब अगर तुम्हारी डेड बॉडी नहीं मिली तो लोग कैसे सच मानेंगे कि तुम मरी हो? मुझे माफ कर दो मौसी, मैं आपको समझ ही नहीं सकी, इसीलिए मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आप बस मुझे एक मौका दो। पिछले 6 महीने से मैं हर रोज यही सोच सोच कर मर रहा हूं कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं। मेरे रोज के लड़ाई झगड़े तानों ने तेरी जान ले ली। अपने बेटे से मैं नजर तक नहीं मिला पाता। लगता है कि जैसे उस मासूम को अनाथ करने वाला मैं ही। पर मुझे आज बहुत अफसोस होता है अपनी इस सोच पर। तुझ जैसी वाहियात औरत को तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए। अरे तुझ जैसी निर्दयी और दो कौड़ी की औरत किसी के एहसानों को क्या समझेगी, जिसने अपने नाजायज अरमानों को पूरा करने के लिए किसी जिंदा औरत को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसको मेरे सामने से लेके जाओ। चलो लेकर जाओ। प्यार पाने का हक हर किसी को है, लेकिन उसे हासिल करने का यह तरीका किसी भी सूरत में सही नहीं है। अगर मेघना अपने पति से नाखुश थी तो वो उससे अलग हो सकती थी, उससे तलाक लेकर जसवंत के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन इस सब से अलग जो रास्ता उसने इख्तियार किया वो सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि कायरतापूर्ण किया गया एक संगीन अपराध भी था। अपने इस खेल में उसने अपने बच्चे तक की परवाह नहीं की। मेघना को दुर्गा की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस धारा में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है। जसवंत को अपराध में मेघना का सहभागी होने और पुलिस को झूठा बयान देने के आरोप में आईपीसी की धारा 37, धारा 177 और धारा 191 के तहत दोषी पाया गया। आज दोनों ही जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। इसीलिए सावधान रहिए हदें तोड़ती उन कामनाओं से जो किसी भी इंसान को अंधा बना दे और एक साथ कई जिंदगियां तहस नहस कर दे। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।